उसके तहत एटीएस ने तकरीबन इस मामले में 12 से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 7 लोगों के ऊपर ये पूरा मामला चला है और 17 साल बाद इस पूरे मामले में आज ऑर्डर आने वाला है। सबकी निगाहें साध्वी प्रज्ञा सिंह पे होंगी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पे होंगी। ये दो मेन आरोपी हैं जिसके ऊपर पूरा ट्रायल चला और साध्वी प्रज्ञा सिंह को ही इस पूरे मामले में एक्यूज नंबर 1 यानी कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया गया है, क्योंकि जब मालेगांव में धमाके हुए थे, जो मोटरसाइकिल में धमाका आरडीएक्स रखा गया था, वो मोटरसाइकिल एटीएस से दावा किया था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी। उसके बाद ही साध्वी को अरेस्ट किया गया और जो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था उस आरडीएक्स के रखने और मंगवाने के आरोप में कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया। तो सबकी निगाहें ये दो मेन एक्यूज पर रहेंगी। हालांकि सरकारी पक्ष दावा कर रहा है कि उन्होंने इन 17 सालों में तमाम सबूत और जिरह किए और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट कि पक्ष उनके पक्ष में आएगा ऑर्डर। वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंस है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी जो कहानी उसे झूठे सबूत पेश किए गए, झूठे गवाह पेश किए गए और जो ऑर्डर है उनके पक्ष में आएगा। लेकिन लबीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 325 से ज्यादा गवाही इसमें हुई है और उसमें से 40 जो मेन जो आप बोल सकते हैं कि स्टार आई विटनेस है वो हॉस्टाइल हो चुके थे। तो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा अप एंड डाउन हुए। अब 17 साल बाद सबकी निगाहें एनआईए कोर्ट पर फैसले पे होंगी कि आखिरकार मालेगांव 2000 बॉम्ब ब्लास्ट में एनआईए क्या अपना फैसला सुनाने वाला है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि 17 साल का ये लंबा इंतजार, कानूनी प्रक्रिया भी देखी, सियासत भी देखी। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कहा कि ये पूरा मामला फर्जी था। आगे वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद है आज कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। 17 साल बाद इस पूरे मामले में जजमेंट आ रहा है, क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है आपके, क्या होगा? देखिए, हर केस में दो पक्षकार होते हैं, हर पक्षकार को लगता है हमारे फेवर में आएगा। अंतिम निर्णय तो जज साहब करते हैं। सरकार को लगेगा कि सबका सजा होनी। गुरुग्राम से खबर मिल रही है जहां एक महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। गुरुग्राम का एक पॉश इलाका जहां की घटना बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक पर गई एक महिला पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। अचानक हमले से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमले की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। खबरों के मुताबिक लाल टी शर्ट पहनकर एक महिला पॉश कॉलोनी के अंदर वॉक कर रही थी। वहीं एक दूसरी महिला एक पालतू कुत्ते को घुमा रही थी। जैसे ही लाल टी शर्ट पहने महिला कुत्ते के करीब आई, पालतू कुत्ता अचानक से ही हमला कर देता है, जिससे महिला वहां गिर जाती है। पालतू कुत्ते की रस्से पकड़े हुए महिला भी कुत्ते को रस्सी से खींचती है। वहां मौजूद लोग भी महिला को बचाने लग जाते हैं। महिला ने कुत्ते से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने महिला का हाथ नोच लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बहुत जबरदस्त इस महिला पर कैसे इस कुत्ते ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई गली का कुत्ता नहीं, ये पालतू कुत्ता है। इस तरह के कई मामले पहले भी एनसीआर से लेकर अलग अलग इलाकों के सामने आ चुके हैं। एक महिला जिसे बचाने की लाख कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार वो जख्मी हो गई। उसके हाथ पर हमला इस कुत्ते ने कर लिया। अब जब इस मामले में कुछ ही घंटों में फैसला आने वाला है, तब देश की निगाहें मुंबई के स्पेशल कोर्ट के जज ए.के. लोहाटी पर हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 17 साल बाद ये मामला अपने मुकाम तक पहुंचेगा। और सीधा रुख करते हैं इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। विवेक, देखिए, इससे पहले की पूरी कहानी हमने दर्शकों तक पहुंचा दी। अब आप बताइए, चूंकि एनआईए कोर्ट पर आज सबकी नजरें, आज क्या हो सकता है अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें तो? लबीना, देखिए, आज 17 साल बाद मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का आज फैसला आने वाला है और सबकी निगाहें अभी जो स्पेशल कोर्ट है उस पर रहेंगी कि क्या इस पूरे मामले में 17 साल बाद जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर देता है। आपको बताना चाहेंगे कि 2008 में जब ये मालेगांव में बम धमाके हुए थे उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। देश ने पहली बार भगवा आतंक का और हिंदू आतंकवादी संगठन का नाम सुना था और उसके तहत एटीएस ने तकरीबन इस मामले में 12 से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 7 लोगों के ऊपर ये पूरा मामला चला है और 17 साल बाद इस पूरे मामले में आज ऑर्डर आने वाला है। सबकी निगाहें साध्वी प्रज्ञा सिंह पे होंगी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पे होंगी। ये दो मेन
आरोपी हैं जिसके ऊपर पूरा ट्रायल चला और साध्वी प्रज्ञा सिंह को ही इस पूरे मामले में एक्यूज नंबर 1 यानी कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया गया है। क्योंकि जब मालेगांव में धमाके हुए थे, जो मोटरसाइकिल में धमाका आरडीएक्स रखा गया था, वो मोटरसाइकिल एटीएस से दावा किया था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी। उसके बाद ही साध्वी को अरेस्ट किया गया और जो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था उस आरडीएक्स के रखने और मंगवाने के आरोप में कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया। तो सबकी निगाहें ये दो मेन एक्यूज पर रहेंगी। हालांकि सरकारी पक्ष दावा कर रहा है कि उन्होंने इन 17 सालों में तमाम सबूत और जिरह किए और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट कि पक्ष उनके पक्ष में आएगा ऑर्डर। वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंस है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी जो कहानी उसे झूठे सबूत पेश किए गए, झूठे गवाह पेश किए गए और जो ऑर्डर है उनके पक्ष में आएगा। लेकिन लबीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 325 से ज्यादा गवाही इसमें हुई है और उसमें से 40 जो मेन जो आप बोल सकते हैं कि स्टार आई विटनेस है वो हॉस्टाइल हो चुके थे। तो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा अप एंड डाउन हुए। अब 17 साल बाद सबकी निगाहें एनआईए कोर्ट पर फैसले पे होंगी कि आखिरकार मालेगांव 2000 बॉम्ब ब्लास्ट में एनआईए क्या अपना फैसला सुनाने वाला है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि 17 साल का ये लंबा इंतजार, कानूनी प्रक्रिया भी देखी, सियासत भी देखी। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कहा कि ये पूरा मामला फर्जी था। आगे वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद है आज कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। 17 साल बाद इस पूरे मामले में जजमेंट आ रहा है, हाँ जी। क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट आपके, क्या होगा? देखिए, हर केस में दो पक्षकार होते हैं। हर पक्षकार को लगता है हमारे फेवर में आएगा। अंतिम निर्णय तो जज साहब करते हैं। सरकार को लगेगा कि सबका सजा होनी चाहिए, आरोपी के वकील लोगों का सब छूट जाने चाहिए। लेकिन हमारे चाहने से तो होता नहीं है। जज साहब पूरे एविडेंस का इवेल्युएशन करेंगे, उसकी कारण मीमांसा करेंगे और मुझे जो आज तक एविडेंस हुआ है, जो मैंने पूरा केस चलाया है, उसके आधार पर मुझे है पूरा विश्वास है सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी और भगवा के विरोधियों की हार होगी, ये मेरा विश्वास है। विशेष से इसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी क्लाइंट जिसको आप डिफेंस कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह, वो इस केस की मास्टरमाइंड थी। उनके स्कूटर, उनकी बाइक का इस्तेमाल हुआ, उसी के बयान पर उनको अरेस्ट किया गया और पूरा खुलासा हुआ। इस संबंध में एटीएस और एनआईए ने कोई भी प्रूफ नहीं दे सके कि वो बाइक मेरी ही थी, उसको प्रूव नहीं कर पाए। अब जब इस मामले में कुछ ही घंटों में फैसला आने वाला है, तब देश की निगाहें मुंबई के स्पेशल कोर्ट के जज ए.के. लोहाटी पर हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 17 साल बाद ये मामला अपने मुकाम तक पहुंचेगा? और सीधा रुख करते हैं इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। विवेक, देखिए, इससे पहले की पूरी कहानी हमने दर्शकों तक पहुंचा दी। अब आप बताइए, चूंकि एनआईए कोर्ट पर आज सबकी नजरें, आज क्या हो सकता है अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें तो? लबीना, देखिए, आज 17 साल बाद मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का आज फैसला आने वाला है और सबकी निगाहें अभी जो स्पेशल कोर्ट है उस पर रहेंगी कि क्या इस पूरे मामले में 17 साल बाद जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर देता है। आपको बताना चाहेंगे कि 2008 में जब ये मालेगांव में बम धमाके हुए थे, उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। देश ने पहली बार भगवा आतंक का और हिंदू आतंकवादी संगठन का नाम सुना था और उसके तहत एटीएस ने तकरीबन इस मामले में 12 से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 7 लोगों के ऊपर ये पूरा मामला चला है और 17 साल बाद इस पूरे मामले में आज ऑर्डर आने वाला है। सबकी निगाहें साध्वी प्रज्ञा सिंह पे होंगी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पे होंगी। ये दो मेन आरोपी हैं जिसके ऊपर पूरा ट्रायल चला और साध्वी प्रज्ञा सिंह को ही इस पूरे मामले में एक्यूज नंबर 1 यानी कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया गया है। क्योंकि जब मालेगांव में धमाके हुए थे, जो मोटरसाइकिल में धमाका आरडीएक्स रखा गया था, वो मोटरसाइकिल एटीएस से दावा किया था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी। उसके बाद ही साध्वी को अरेस्ट किया गया और जो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था उस आरडीएक्स के रखने और मंगवाने के आरोप में कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया। तो सबकी निगाहें ये दो मेन एक्यूज पर रहेंगी। हालांकि सरकारी पक्ष दावा कर रहा है कि उन्होंने इन 17 सालों में तमाम सबूत और जिरह किए और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट कि पक्ष उनके पक्ष में आएगा ऑर्डर। वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंस है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी जो कहानी उसे झूठे सबूत पेश किए गए, झूठे गवाह पेश किए गए और जो ऑर्डर है उनके पक्ष में आएगा। लेकिन लबीना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 325 से ज्यादा गवाही इसमें हुई है और उसमें से 40 जो मेन जो आप बोल सकते हैं कि स्टार आई विटनेस है वो हॉस्टाइल हो चुके थे। तो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा अप एंड डाउन हुए। अब 17 साल बाद सबकी निगाहें एनआईए कोर्ट पर फैसले पे होंगी कि आखिरकार मालेगांव 2000 बॉम्ब ब्लास्ट में
एनआईए क्या अपना फैसला सुनाने वाला है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि 17 साल का ये लंबा इंतजार, कानूनी प्रक्रिया भी देखी, सियासत भी देखी। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कहा कि ये पूरा मामला फर्जी था। आगे वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद है आज कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। 17 साल बाद इस पूरे मामले में जजमेंट आ रहा है, हाँ जी। क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है आपकी, क्या होगा? देखिए, हर केस में दो पक्षकार होते हैं। हर पक्षकार को लगता है हमारे फेवर में आएगा। अंतिम निर्णय तो जज साहब करते हैं। सरकार को लगेगा कि सबका सजा होनी चाहिए, आरोपी के वकील लोगों का सब छूट जाने चाहिए, लेकिन हमारे चाहने से स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर केंद्र सरकार का बयान, कहा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, किसान और उद्यमी का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। टैरिफ पर ट्रंप के ऐलान के बाद गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी करीब 150 अंक लुढ़का। राज्यसभा में चर्चा के जवाब में अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले भारत में आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, हमारा नेतृत्व डोजियर नहीं ब्रह्मोस भेजता है। एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है। मान्यवर सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को एक और झटका, केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए जारी किया टेंडर। 1960 के दशक से बनी थी योजना। बिहार के चुनावी माहौल में तीखी हुई और जुबानी जंग, तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर अपराधी होने का लगाया आरोप। विजय सिन्हा का पलटवार, कहा केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू गिरा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की गरिमा। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया? अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिल के नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। मानसूनी बारिश से मध्य प्रदेश से राजस्थान तक पानी का तूफान, नदियों में उफान से रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा। सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पानी में डूबा, दिल्ली एनसीआर में कई जगह जल जमाव। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आज एनआईए कोर्ट सुना सकती है फैसला। मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत कुल 7 आरोपी। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में हुई थी 6 लोगों की मौत। भोपाल में ड्रग्स और लव जिहाद केस के आरोपी यासीन अहमद की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। मंत्री विश्वास सारंग बोले और सख्त कार्रवाई होगी। नासा इसरो के साझा मिशन में लॉन्च हुआ निसार सैटेलाइट, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं पर रखेगा नजर। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई कामयाब लॉन्चिंग। क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों ने देश को फिर रखा सर्वोपरि। WCL सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलने से किया साफ इनकार, बिना खेले ही फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। आज से शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट। 1-2 से पिछड़ी शुभमन गिल की सेना के सामने सीरीज बराबर करने की चुनौती। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और जसप्रीत बुमराह टेस्ट से रहेंगे बाहर। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। प्रेस्टीज। ब्रेकिंग फर्स्ट, अमेरिका के कैलिफोर्निया से जहां एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक नौसेना एयर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। ये एक F-35 फाइटर जेट था जो हादसे के फौरन बाद इमरजेंसी क्रू मौके पर पहुंचे और पायलट तक पहुंचने की कोशिश इस वक्त जारी है। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कितना भयानक यह हादसा यहां पर हुआ है इस वक्त आपके सामने। और F-35 जो विमान है, फाइटर जेट है, जो कि बेहद कुवत वाला फाइटर जेट माना जाता है, वो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक फाइटर जेट क्रैश। नौसेना एयर स्टेशन के पास हुआ F-35 फाइटर जेट क्रैश।
सिक्किम में कुदरत का कहर, नॉर्थ सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड, बारिश की वजह से दर के पहाड़। मौसम विभाग ने आज यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के कई जगह बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के टोंक में 4 घंटे में 6 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कई इलाके टापू बन गए। 4 दिन स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित। राजस्थान के धौलपुर और करौली में भारी बारिश का कहर। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 अलग अलग जगहों में फंसे 89 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहर का बांध टूटा, गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद, 50 से ज्यादा घर प्रभावित। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में युवक को आया हार्ट अटैक, पूरा गांव पानी से घिरा होने के चलते नहीं दे पाया यहां पर वक्त पर इलाज। एसडीआरएफ की टीम ने दुर्गेश के शव को बाहर निकाला, उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी रेस्क्यू किया। राजस्थान के टोंक में पानी में फंसी बस, जेसीबी की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। टोंक से जयपुर जा रही थी ये बस। ललितपुर में बेतवा नदी के टापू में फंसा चरवाहा, 24 घंटे से टापू पर फंसे शख्स को बचाने के लिए एनडीआरएफ बुलाई गई। देर रात तक प्रशासन रेस्क्यू में जुटा रहा। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का अलर्ट अब जारी। यूपी के गाजियाबाद में एक प्राइवेट सोसाइटी में एक बेसमेंट ध्वस्त, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान। भारी बारिश की वजह से बेसमेंट क्षतिग्रस्त। अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनीज पर लगाए प्रतिबंध। ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनीज पर लगाई रोक। दुनिया की करीब 20 कंपनियों पर यूएस ने लगाया बैन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उस समुद्र में भारी उफान, समुद्र की लहरें करीब 12 फीट तक ऊपर उठी। लहरों की वजह से समंदर किनारे मौजूद सड़कें और बीच बार बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील की। ट्रंप बोले अमेरिका पाकिस्तान मिलकर निकालेंगे तेल। साथ ही ट्रंप ने कहा शायद वो किसी दिन भारत को तेल बेचेंगे। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, छात्राओं पर छीटाकशी को लेकर बवाल, वीडियो वायरल। बिहार में तीखी जुबानी जंग जारी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को अपराधी बताया। उत्तर प्रदेश के बागपत में डीएम स्मिता लाल ने खुद उठाया झाड़ू, हाईवे किनारे कूड़े का ढेर देखकर अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार, मौके पर चलवाया सफाई अभियान। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा इस बार आरजेडी कांग्रेस का सफाया होगा। केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू मिलकर नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिरा रहे हैं। यूपी के कन्नौज में दबंगों ने घर पर धावा बोला। दबंगों ने घर के बाहर जमकर पथराव किया और लाठी डंडों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले तेजस्वी यादव आप सीएम नहीं है, सौरा से बाहर निकलिए। लालू यादव का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना कोई उपलब्धि नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक युवक की हत्या का मामला। हत्या से पहले भी युवक के 2 गुटों से हुई मारपीट का वीडियो वायरल। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक। वीआईपी के मुकेश सहनी बैठक से रहे गायब, कहीं उठे सवाल। फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय विकल सिंह की हार्ट अटैक आने से मौत। कुर्सी पर बैठे बैठे 30 साल के इस युवक को आया हार्ट अटैक। थाने में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाया पोस्टर। पोस्टर में बीजेपी सांसद को समंदर में डुबते दिखाया गया। लिखा डूबे डूबे कर मारेंगे महाराष्ट्र आओ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई। एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द को बताया अपनी चूक। हालांकि रशीदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। दिल्ली के टैगोर गार्डन में टूटा बिजली का खंभा। स्कूटी सवार महिला की जान बाल बाल बची। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं लेकिन व्यापार के लिहाज से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले संभव। अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर केंद्र सरकार का बयान। भारत ने कहा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। किसान और उद्यमी का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। एमपी के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर महिला ने 6 महीने के मासूम को छोड़ा। सीसीटीवी में भागती नजर आई महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मालेगांव बम धमाका मामले में 17 सालों बाद आज एनआईए कोर्ट सुना सकती है फैसला। मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत कुल 7 आरोपी। 29 सितंबर 2008 मालेगांव का मामला, जब 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।
सिंधु जल समझौते पर भारत का पाकिस्तान को फिर बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने चुनाव नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए जारी किए टेंडर। 1960 के दशक से बनी थी योजना। यूपी के महराजगंज में मेले में मौत के कुएं में बड़ा हादसा होते होते चला स्टंटबाज बाइकर्स, चलती बाइक से गिरे बाइकर्स का इलाज जारी। जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में वेज और नॉनवेज खाने को लेकर विवाद। खाने के लिए अलग अलग जगह तय किए जाने पर भड़का ये पूरा मामला। भगवान बुद्ध की पेपर हवा अस्थियां 127 साल बाद वापस भारत लौटी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बोले ये भगवान बुद्ध के देश की गौरवपूर्ण वापसी। भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव। मथुरा कोटा सेक्शन पर शुरू हुआ कवच 4.0। अब ट्रेनें होंगी और ज्यादा सुरक्षित। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। भोपाल में ड्रग और लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई। भोपाल प्रशासन ने ड्रग पेडलर यासीन के फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था फार्म हाउस। उज्जैन में स्वामी प्रेमानंदपुरी महाराज का विवादित बयान। साईं बाबा की पूजा पर उठाए सवाल। महाकाल मंदिर को अखाड़ों को सौंपने की मांग की। उत्तर प्रदेश के देवबंद के दारुल उलूम में एक बार फिर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। गेट पर लगाए गए निर्देश में दी गई साफ हिदायत। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश और पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सुकमा में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। मुठभेड़ स्थल से बीजीएल लॉन्चर, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। वहीं बीजापुर में 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली सहित 6 सक्रिय नक्सली धर दबोचे गए। दरभंगा में नाबालिग हिंदू लड़की की किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को गिरफ्तार किया। नाबालिग को परिजनों को सौंपा गया। यूपी के नोएडा में नाबालिग छात्रा को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। तफ्तीश जारी। यूपी के हरदोई में छात्रा से छेड़खानी का मामला। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। 1.5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी करने घुसे युवक ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी। भागते युवक को पड़ोसियों ने पकड़कर पिटाई कर पुलिस को सौंपा। हरियाणा के यमुनानगर में शराब के ठेके पर लूट और फायरिंग। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। एक फरार। पिस्टल के दम पर लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पाकिस्तान के खिलाफ WTC का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया कि वो पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे। WCL। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज। भारत इसे जीतकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ करना चाहेगा। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव मुमकिन। ब्रेकिंग फर्स्ट, मालेगांव ब्लास्ट केस में आ जाएगा बहुत बड़ा फैसला। ब्लास्ट केस में आज NIA कोर्ट यहां पर फैसला सुनाएगी। इस केस में देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी हैं जिन पर फैसला आज होना है। 29 सितंबर 2008 का ये पूरा मामला, मालेगांव धमाका। 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए थे। 17 साल का ये पूरा वक्त यहां पर बीता है और आज NIA कोर्ट यहां पर फैसला सुनाने जा रही है। हालांकि वक्त वक्त पर कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ती रही है, लेकिन आज फैसले का दिन बताया जा रहा है। NIA कोर्ट पर इस फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि एक लंबा वक्त यहां पर इस फैसले के लिए बिताया गया है। कई मामलों से, कई प्रक्रियाओं से ये पूरा मामला होकर गुजरा। कई सबूत आए, कई तथ्य आए, कई दरकिनार कर दिए गए और ऐसे में 2008 मालेगांव ब्लास्ट का ये पूरा मामला जिसमें 6 लोगों की जान गई थी और साथ ही 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन आज जो NIA कोर्ट पर नजरें टिकी हुई है कि आखिर 17 साल में जो भी तथ्य अब तक सामने आए, जो भी कानूनी प्रक्रिया यहां पर हुई है, जो भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट्स दाखिल की गई है, दोनों पक्षों की तरफ से जो दलील यहां पर दी गई है, आखिर किसके पक्ष में ज्यादा दम है और आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला यहां पर सामने आ सकता है। आज का दिन ये खासतौर से तय किया गया था। तारीखों पर तारीख हालांकि मिलती रही थी और आज की तारीख यहां पर फाइनल कही जा रही है। में जब हमने सब पेपर्स की तहकीकात की, जो पेपर्स उन्होंने उसके साथ में जो दिए हुए थे वो, और हमने जब भी प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट भी उसकी तहकीकात की तो ये बात मालूम पड़ी कि ये सभी क्रोनिक सॉर्ट ऑफ इलनेसेस के पेपर थे जिसमें से एक भी एक्यूट नहीं था जिसके लिए इमरजेंसी मेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। ऐसा कोई पेपर सामने नहीं आया था। तो हमने ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट के सामने हमने ये भी बतलाया कि ये तो बड़ी आम सी बात है कि आदमी डायबिटीज़ और BP से सफ़र होता है या फिर कुछ लंबर वीकनेसेस भी होते हैं या स्पाइनल प्रॉब्लम्स आते हैं एज रिलेटेड, क्योंकि उनकी माँ की एज भी 75 के करीबन उनके माँ की भी एज थी। तो ये सब चीज़ें हम कोर्ट के सामने ले गए। कोर्ट के सामने हमने ये भी बतलाया कि इनके घर में बाकी भी कुछ मेंबर्स हैं जो उनकी केयर कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हमने जो कुछ जजमेंट साइट किए थे सुप्रीम कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के भी, वो सबको सामने रखे हुए उनका बेल एप्लीकेशन जो उनके माँ के मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने करवाया था वो रिजेक्ट किया हुआ है। मालेगांव धमाके के बाद पहली बार देश में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों पर बड़े स्तर पर बहस शुरू हुई। पहली बार संगठित तौर पर किसी धमाके में हिंदू ग्रुप के नाम जुड़े। 17 साल बाद इस पूरे मामले में अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। 29 सितंबर 2008 की शाम, रमजान का महीना, जगह मालेगांव का भीकू चौक। एक मस्जिद के पास लोगों की भारी भीड़ थी। उसी दौरान एक बाइक में रखे विस्फोटक से जबरदस्त धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मस्जिद के आसपास की दुकानों और घरों को भारी नुकसान हुआ। इस धमाके ने न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैलने लगा था। शुरुआती जांच में ऐसा लगा कि इस धमाके के पीछे कोई मुस्लिम संगठन है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, देश ने पहली बार इस पूरे मामले में भगवा आतंकवाद का नाम सुना। मालेगांव धमाके की जांच एटीएस ने शुरू की थी। इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आया। धमाके में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से था। और यहीं से जांच में नया खुलासा हुआ। धमाके के तार हिंदू संगठनों और अभिनव भारत जैसे ग्रुप से जुड़े। इस धमाके में जो नाम सामने आए वो सभी हिंदू थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर साजिश रचने और धमाके के आरोप लगे। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर धमाके की योजना में शामिल होने के आरोप लगे। अजय राहिरकर पर साजिश में फंडिंग जुटाने के आरोप लगे। सुधाकर द्विवेदी पर धार्मिक नैरेटिव के जरिए समर्थन के आरोप लगे। सुधाकर चतुर्वेदी पर साजिश की बैठकों में शामिल होने के आरोप लगे। समीर शरद कुलकर्णी पर विस्फोटक में इस्तेमाल रासायनिक पदार्थों के इंतजाम के आरोप लगे। इस केस में 2 आरोपी रामजी उर्फ रामचंद्र कलसांगरा और दीपक डांगे दोनों फरार हैं। ये दोनों आरोपी इंदौर के हैं। बताया जाता है कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। और देखिए, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता की तरफ सीधा रुख करेंगे। आप एनआईए कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, कितनी देर बाद अब फैसले की वो घड़ी आएगी जिसके लिए 17 साल का लंबा इंतजार किया जा रहा है, चाहे वो सत्पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो? सबने देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की हलचल दिखाना चाहूँगा। देखिए, सेशन कोर्ट में पूरे के पूरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले मौजूद है। देखिए, सरकारी वकील यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो समय 11 बजे बताया जा रहा है उस समय तक ये पहुँचेंगे। सरकारी वकील की आप तस्वीरें देख रही होंगी तो सरकारी वकील अविनाश रसल पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ उनकी पूरी कोशिश होगी। जैसा से न्यूज़ 18 ने कल उनसे बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि पूरी कॉन्फिडेंट है कि जीत उन्हीं की होगी। तो उसके बाद देखिए, वो कोर्ट पहुंच रहे हैं और वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पक्ष जो ऑर्डर है वो पक्ष में आएगा। तो ये अविनाश रसल की तस्वीर देख रही है जो आज मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पहुंच चुके हैं। 11 बजे जो ये सुनवाई होगी और 11 बजे जो ऑर्डर है वो डिक्टेट होगा मामले में जो आरोपी हैं वो इसमें कन्विक्ट है या नहीं। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर हम देखें, पूरे इलाके में मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, वो जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ धीरे धीरे जितने आरोपी हैं वो भी अब धीरे धीरे कोर्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पे देखिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग के पास इंपॉर्टेंट केस हेरेंगे सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। देखिए, मेन गेट है, पूरी तरह से मेन गेट को, दोनों गेट जो हमेशा खुले रहते थे, आज दोनों मेन गेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस का कड़ा, यहाँ पर बंदोबस्त लगाया गया है और साफ तौर पर कहना है कि जो केस से रिलेटेड है, खासकर इसी केस से जो रिलेटेड है, वही आरोपी जो है अपने वकील के साथ यहाँ पे पहुँचेंगे। समय के अनुसार तकरीबन 11 बजे के आसपास जो जज हैं वो अपना ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करेंगे। इस पूरे मामले में 7 आरोपी, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो कुछ आरोपी मीडिया से बात भी कर रहे हैं, हम भी बात करने की कोशिश उनसे करेंगे। और साफ तौर पर देखिए, जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये कोर्ट के बाहर की है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। समीर जी, ये बताइए कि
आज ऑर्डर आने वाला है कि आज ऑर्डर आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? रमेश कुलकर्णी जी मौजूद हैं। रमेश कुलकर्णी है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये भी एक आरोपी है इस पूरे मामले में और इसी के तहत जो 7 आरोपी हैं वो धीरे धीरे पूरे कोर्ट में आप पहुंचते जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 7 आरोपी हैं जो अलग अलग हिस्सों से, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आज यहाँ पे पहुंचे हैं। 11 बजे के आसपास जो है वो कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट करेगा और दोनों पक्ष, सरकारी पक्ष और डिफेंस, ये दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। तो सबकी निगाहें, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ कि मुंबई की जो स्पेशल NIA कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर 11 बजे ये सुनवाई जो ऑर्डर आने वाला है और बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक ये ऑर्डर आ जाएगा और साफ हो जाएगा कि इसमें कौन सा पक्ष जीता है। लेकिन साफ तौर पर जो सरकारी पक्ष है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और डिफेंस पक्ष है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आपने तो महाराष्ट्र की सियासत को बहुत करीब से देखा है और इस महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज चेहरों को भी आप जानते हैं, पहचानते हैं। ये पूरा मामला इन 17 सालों में कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरा और सियासत से भी गुजरा और इसकी सियासत सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं बल्कि पूरे देश तक यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर खास तौर पर देखने को मिली। क्या माना जाए, आज ही अंतिम फैसला होगा, इसे अंतिम फैसला ही माना जाए, मतलब इतना तय कि और कोई तारीख नहीं, आज का जो फैसला वही फाइनल? बिल्कुल सेविना, देखिए आज ये फाइनल कोर्ट और फाइनल जजमेंट है और ये जजमेंट 17 साल बाद आ रहा है। हालांकि दोनों पार्टी बोल रही है कि अगर जो भी जजमेंट उनके फेवर में नहीं आएगा तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में, अपर हाई कोर्ट है, उसमें वो चैलेंज जरूर करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो अभी फिलहाल मुंबई के सेशन कोर्ट के NIA स्पेशल कोर्ट पे रहेगी, जहाँ पे 11 बजे के आसपास ये पूरा कोर्ट ऑर्डर सुनाएगी कि आखिरकार क्या होना है। जो आरोपी हैं, हम पूरी तरह बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में जो आरोपी पहुंचे हुए हैं अभी मुंबई सेशन कोर्ट, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 2008 का ये पूरा मामला है जब मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक बम धमाका होता है, जिसमें 6 लोगों की जानें चली जाती हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। समीर कुलकर्णी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले में आरोपी हैं। इस पूरे मामले में 17 साल तक ये पूरा ट्रायल चलता है, 17 साल तक काफ़ी अप एंड डाउन आते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इन 17 सालों में 350 से ज़्यादा गवाह थे, जिनमें से 40 जो गवाह हैं जो प्राइम आई विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गए थे। तो एक बड़ा झटका सरकारी पक्ष को लगा था, लेकिन सरकारी पक्ष अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत उनकी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है उस पूरे मामले में उनके वकील भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वो भी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मामला है वो झूठा था, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से इस पूरे मामले को लोगों को फंसाया गया था। पहली बार भगवा आतंक का नाम दिया गया था। तो सबकी नजरें आज जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में और उम्मीद जताई जा रही है कि 11 या 11:15 के आसपास के पूरा फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। सबीना, विवेक, नजर बनाए रखिएगा इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता पूरी जानकारी देते हुए, बताते हुए कि 17 साल का इंतजार कैसे आज खत्म हो रहा है। आज फैसले का दिन है और विवेक गुप्ता के जरिए फैसले के दिन का क्या फैसला आया है वो भी करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 इंडिया सटीक जानकारी के साथ पहुंचाएगा। कई घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी नालों के उफान पर आने की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क भी टूट गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी एक बरसाती नाला सड़क के ऊपर बहने लगा, जिससे वहां दहशत मच गई। उस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में एक ट्रक बह गया। घटना तब हुई जब कुछ किसान ट्रक में कद्दू भरकर उसे बेचने के लिए मंडी जा रहे थे। उसी दौरान वो ट्रक सड़क के ऊपर से बह रहे बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गया। क्योंकि वो ट्रक तेज रफ्तार में उस बरसाती नाले को पार करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से कुछ दूर जाते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। इस दौरान सड़क के दूसरी तरफ कई लोग खड़े दिखाई दिए। उस ट्रक के पलटने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और वो ट्रक में बैठे लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दिल दहला देने वाला यह हादसा शिवपुरी जिले में मौजूद कोलारस तहसील के किलावनी नाम के गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक वहां जयपाल धाकड़ नाम के एक किसान उस ट्रक में कद्दू भरकर ग्वालियर जिले की मंडी में बेचने जा रहे थे।
उनके साथ 2 और लोग उस ट्रक में बैठकर बरसाती नाले को पार कर रहे थे। तभी तेज बहाव की वजह से वो ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि समय रहते उन लोगों को ट्रक से बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई, लेकिन उनका ट्रक तेज लहरों की चपेट में आकर बह गया। इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। और शिवपुरी में सिर्फ एक रास्ता ठप नहीं हुआ, बल्कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। कई जगहों पर लोग पानी के बीच फंस गए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। सेना के जवानों ने शिवपुरी के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया, क्योंकि वहां कई लोग मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ के बीच अटक गए। उनमें कई लोगों की तो जान पर बनाई। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों की पहली मंजिल तक पहुंच गया। इसके बाद सेना के जवान नावों की मदद से उन तक पहुंचे और वहां फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पर बच्चों को मिलाकर कम से कम 30 लोग थे। बताया गया कि शिवपुरी के आसपास के कई गांवों में 3 दिन से जारी बारिश का सिलसिला थमा ही नहीं। इसकी वजह से वहां बाढ़ आ गई। गांव के गांव डूब गए। सैकड़ों लोग अपने घरों में ही फंस गए। हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तो उन लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों को आगे आना पड़ा। बांटी गई है, हम 1 अफसर 2 जेसी और 30 जवान है। बचाव अभियान में लगे जवानों के मुताबिक इस दौरान करीब 30 से 35 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि आशंका जताई गई कि कई और लोग भी वहां फंसे हो सकते हैं। उनके लिए बचाव दल की और टीमें रवाना कर दी गई। लेकिन बाढ़ बारिश का कहर सिर्फ शिवपुरी पर ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मंडला पर भी बरपा। वहां सैलाब में डूबी एक सड़क को पार करने के चक्कर में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पानी में बह गई। वहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया। इसकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए और कई सड़कें भी उफनते सैलाब में समा गई। और उन सड़कों से अपनी जान जोखिम में डालकर लोग गुजरने के लिए मजबूर हो गए। इसी बीच उस मोटरसाइकिल पर सवार लड़के ने रास्ता पार करने की कोशिश की और वो सड़क पर बहती पानी की तेज धार के बीच पहुंच गया। इस दौरान दूर खड़े कुछ लोग उसे वहां से दूर हटने के लिए कहते रहे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहा और उसकी मोटरसाइकिल वहां फंस गई। कुछ देर में एक दूसरा लड़का उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। हालांकि उसके पास खड़े वो लोग उसे भी मना करते सुनाई दिए। तुम मत जाओ, मत जाओ। मंडला के नैनपुर इलाके में लहरों के बीच पहुंचते ही वो मोटरसाइकिल सवार ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। फिर तो उसकी मोटरसाइकिल को उफनती लहरें बहाकर अपने साथ ले गईं और वो लड़का देखता रह गया। इस दौरान उसने अपनी मोटरसाइकिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत कई घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी नालों के उफान पर आने की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क भी टूट गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी एक बरसाती नाला सड़क के ऊपर बहने लगा, जिससे वहां दहशत मच गई। उस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में एक ट्रक बह गया। घटना तब हुई जब कुछ किसान ट्रक में कद्दू भरकर उसे बेचने के लिए मंडी जा रहे थे। उसी दौरान वो ट्रक सड़क के ऊपर से बह रहे बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गया। क्योंकि वो ट्रक तेज रफ्तार में उस बरसाती नाले को पार करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से कुछ दूर जाते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। इस दौरान सड़क के दूसरी तरफ कई लोग खड़े दिखाई दिए। उस ट्रक के पलटने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और वो ट्रक में बैठे लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दिल दहला देने वाला यह हादसा शिवपुरी जिले में मौजूद कोलारस तहसील के किलावनी नाम के गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक वहां जयपाल धाकड़ नाम के एक किसान उस ट्रक में कद्दू भरकर ग्वालियर जिले की मंडी में बेचने जा रहे थे। उनके साथ 2 और लोग उस ट्रक में बैठकर बरसाती नाले को पार कर रहे थे। तभी तेज बहाव की वजह से वो ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि समय रहते उन लोगों को ट्रक से बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई, लेकिन उनका ट्रक तेज लहरों की चपेट में आकर बह गया। इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। और शिवपुरी में सिर्फ एक रास्ता ठप नहीं हुआ, बल्कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। कई जगहों पर लोग पानी के बीच फंस गए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। सेना के जवानों ने शिवपुरी के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया, क्योंकि वहां कई लोग मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ के बीच अटक गए। उनमें कई लोगों की तो जान पर बनाई। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों की पहली मंजिल तक पहुंच गया। इसके बाद सेना के जवान नावों की मदद से उन तक पहुंचे और वहां फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पर बच्चों
आफत की बारिश किस कदर लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है वो तस्वीरें अब आपके सामने एक एक करके रखते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तरी सिक्किम से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गया। और लैंडस्लाइड का जो वीडियो सामने आया वो वाकई यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए, ये उत्तरी सिक्किम है जहां पर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की वजह से इलाके की जो सड़क है वो पूरी तरह से कैसे ध्वस्त यहाँ पर हो गई है और संपर्क पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पहाड़ों से मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ठप हो गया। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कितनी खौफनाक तस्वीरें यहाँ कैमरे में कैद हुई है ये देखकर आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। लैंडस्लाइड जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत का सबब यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि इसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है, संपर्क यहाँ पर टूट जाता है। और आप देखिए, जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है वो उत्तरी सिक्किम की है, जहां पर बड़ा हिस्सा जो है वो इस चट्टान का खिसकता है और उसके बाद भर भरा कर नीचे गिर जाता है। ऐसे में जब अभियान चलाया जाता है रास्ते को खोलने का, दोबारा से पटरी पर ज़िंदगी को लाने का, तो इसमें बहुत वक्त लगता है, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा होता है जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो जाती है, जिसके बाद दो गाँव का, दो सड़कों का आपसी संपर्क यहाँ पर टूट जाता है। बेहद खतरनाक स्थिति लैंडस्लाइड को लेकर होती है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाती कि कब कहाँ पर किस तरह का भूस्खलन होगा, क्योंकि पहाड़ों की दुनिया ये होती है जो अमूमन दूर से देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन बारिश के दिनों में ये महा मुसीबत बनकर टूटती है। दरअसल भारी बारिश होती है, बारिश का पानी पहाड़ों के अंदर चला जाता है, सुबह होती है, सूरज की किरणें पड़ती है और फिर वो नमी जो होती है, वो जो खुलाव होता है वो इन पहाड़ों में देखने को मिलता है, जिसके बाद अचानक से किसी भी पल ये बड़े हादसे को बुलावा भी देती है और एक बड़ा हिस्सा कभी पहाड़ों का, कभी चट्टानों का कुछ इस तरह से बिखर कर सामने आ जाता है। और कई बार तो ये इतने बड़े मलबे के तौर पर भी अपनी शक्ल अख्तियार कर लेता है कि सड़क पर पूरी तरह से फैल जाता है। आप खुद ब खुद इस तस्वीर के जरिए अंदाज़ा लगाइए, लैंडस्लाइड जिसे भूस्खलन कहा जाता है, किस तरह से एक सबसे बड़ी मुसीबत, जानलेवा मुसीबत के तौर पर सामने आता है। और देखिए, भारी बारिश ने कई राज्यों को इस वक्त अपनी चपेट में लिया हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये तस्वीर दिखाते हैं, हालात कितने बिगड़े हुए हैं खुद ब खुद आप देख लीजिए तस्वीरों को। नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद मड़ीखेड़ा के सभी 10 गेट जो हैं वो खोल दिए गए। प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, डैम के आसपास लोगों को जाने ना देने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और साथ ही खुद ब खुद लोगों से ये भी कहा गया है कि वो इन डैम के आसपास बिल्कुल ना आए। मड़ीखेड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई गाँव में बाढ़ की आशंका बन गई है। देखिए, पानी छोड़ा जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये प्रवाह इतना ज़्यादा होता है कि इसे एक जगह पर एकत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसे में डैम के जब गेट खोले जाते हैं तो सबसे बड़ा असर जो है वो निचले इलाकों पर पड़ता है, क्योंकि आसपास के रहने वाले इलाकों के लोगों के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। नदियाँ जो हैं, नाले जो हैं वो उफान पर आ जाते हैं, जलस्तर अपने मानक से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये भयंकर गूंज है जो इस वक्त आप सुन भी रहे होंगे। ये हमारे दीवान जी खड़े हुए हैं। और अब देखिए, देश भर में मौसम विभाग के मुताबिक अभी फिलहाल भारी बारिश से कुछ राज्यों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाले कुछ और दिन भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो इसके कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन की संबंधित विभागों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पहुंचाया जा सके, लोगों की जिंदगियों को महफूज किया जा सके। और देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर का भी जिक्र कर लेते हैं, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर भी आपके सामने है। दिल्ली एनसीआर में तो देखिए, बारिश हमेशा से गर्मी से राहत देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश मुसीबतों का पहाड़ बनकर किस तरह से आम जनजीवन पर टूटती है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपके सामने है। गाजियाबाद के पौश इलाकों में बनी सोसाइटी में तो घुटनों तक पानी भर गया। घंटों की मशक्कत के बाद भी पानी का स्तर बरकरार है और देखिए किस तरह से वाहन जो है इसमें गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, यानी कि घुटनों तक, कमर तक पानी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। जो लोग घरों में हैं, अगर रोज़मर्रा के कामकाज के लिए या ज़रूरत के लिए बाहर निकल रहे हैं तो आप देखिए किस तरह से
या तो रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि 10 मिनट का रास्ता यहाँ पर घंटों में पूरा करना पड़ रहा है। और वाहन देखिए, आप मोटरसाइकिल देखिए, पूरी तरह से जो आधा हिस्सा है वो तो डूबा ही हुआ है। बमुश्किल आगे बढ़ती हुई, रफ्तार को आगे बढ़ाती हुई ये जिंदगियां नजर आ रही हैं। और कुछ तो वाहन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दम तोड़ देते हैं पानी के इस जमाव के आगे, पानी के इस बहाव के आगे। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम भले ही कुछ खुशनुमा हो जाए, लेकिन दिल को दर्द देने वाली ये तस्वीर जरूर सामने आती है, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स करता है और फिर वही दिक्कत। और देखिए, वही दिल्ली में रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली के आईटीओ पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि गाड़ियां अब रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। और आप देखिए, ये आईटीओ की तस्वीर है। अमूमन आईटीओ की यही तस्वीर भारी बारिश के मौसम में नजर आती है, फिर चाहे वो बारिश शुरू होने के महज 10 मिनट बाद की ही क्यों ना हो। यहाँ से गुजरने वाले वाहन जो हैं वो हजारों की संख्या में रोजाना रहते हैं। और ऐसे में देखिए, भारी बारिश की वजह से भले ही बारिश रुक जाए, लेकिन उसके बाद जो ट्रैफिक की समस्या जो होती है वो सबसे बड़ी समस्या बनकर आती है। हमारी सहयोगी प्रियंका ने हालात का जायजा लिया, क्या कुछ उनकी तस्वीरों में कैद हुआ, देखिए। आईटीओ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और दिल्ली में कल रात से ही रिमझिम बारिश जो है वो चल रही है, जिसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। आईटीओ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियों का जो जाम है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ की तस्वीरें आपने देखी, अब दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जाम जैसी स्थिति जो है वो सुबह से ही लगने लगी है, क्योंकि लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो वाहन है वो भी कम स्पीड में चल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ की, विकास मार्ग से जब आईटीओ की तरफ आते हैं, पीछे तक जहां तक आपकी नज़र जाएंगी आपको वाहन ही वाहन जो है वो नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आज दिन भर दिल्ली के तकरीबन सभी इलाकों में हल्की से मॉडरेट बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। जाहिर तौर पर इससे मौसम में टेम्परेचर में भी थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केवल रिमझिम बारिश जो रात से दिल्ली में लगातार हो रही है, उसके बाद दिल्ली के सड़कों पर भी उसका असर दिखने लगा है। और राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों की तरफ भी रुख करते हैं, क्योंकि यहां पर बाढ़ के हालात जो है कितने गंभीर हो चुके हैं। इस बीच एसडीआरएफ की टीमों ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई लोगों की जान यहां पर सुरक्षित की गई, बचाई गई है। बताया गया कि अलग अलग जगहों में पानी में फंसे 79 लोगों को सुरक्षित यहां पर बाहर निकाला गया। बड़ी चुनौती यहां पर देवदूत बनकर पहुंच रहे रेस्क्यू टीम के इन जवानों के लिए भी हो रही है। हालात बेहद खतरनाक भी हैं और कई चुनौतियों से घिरे हुए भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी को निभाते हुए कई जिंदगियों को महफूज ये कर चुके हैं। हालांकि भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके के हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, तस्वीर खुद ब खुद इस हकीकत को बयां करती हुई नजर आती है, जहां पर एक एक करके बहुत मुश्किल से जिंदगियों को महफूज तरीके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, दूर दराज के जो इलाके होते हैं वो मौसम की मार जब झेलते हैं तो बहुत बुरी तरह से झेलते हैं। फसलें बर्बाद हो जाती है, आशियाने डूब जाते हैं, और जो संकट जिंदगी पर आता है उससे बचाने के लिए यही देवदूत बनकर पहुंचते हैं। और देखिए, वही बारिश के चलते गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बेसमेंट ढह गया। ये गाजियाबाद की बात हम कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप इस लाल रंग के गोले के अंदर देख पा रहे होंगे। क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास रात में अचानक एक बेसमेंट के ढहने की खबर सामने आई, हड़कंप मच गया। और देखिए मौके की तस्वीर, हादसे में बेसमेंट में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान किस कदर पहुंचा है आप खुद ब खुद देख लीजिए, क्योंकि बेसमेंट का यह हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। जिसके बाद आप देखिए ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है किस तरह से इसके शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। इसका हर हिस्सा जो है बुरी तरह से अब किसी काम का नहीं रहा है। ऊपर जो मलबा लगा हुआ है उसे हटाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है इससे आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये भयंकर पूरा मंजर यहाँ पर रहा होगा जब बेसमेंट ही कुछ इस तरह से ढह जाता है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मतलब बेसमेंट का ढहना, और इस गाड़ी को आप देख लीजिए, लाल रंग की इस गाड़ी को, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं, मानो किसी हादसे का शिकार हुई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी हादसे का शिकार नहीं हुई है, बल्कि बेसमेंट जिस तरह से ढह गया उसके बाद ये हालत खस्ता इस गाड़ी की यहाँ पर हो चुकी है।
और देखिए वहीं नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर अक्षरधाम के पास भी भारी बारिश के चलते गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। लोगों का कहना है कि वो 1 घंटे से इस जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि इक्का दुक्का गाड़ियां जो आपको इस वक्त दौड़ती हुई नजर आ रही हैं वो दरअसल किसी तरह से निकल गई, लेकिन जो गाड़ियां फंस गई हैं जहां की तहां है उनका निकलना बेहद मुश्किल और नामुमकिन सा नजर आता है। यानी कि 10 मिनट का रास्ता भी लोग 1 से 1.5 घंटे में यहां पर पार करते हैं। फिलहाल ये रास्ता आपको काफी क्लियर नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये पहुंचेगा आगे की तरफ यानी कि नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते अक्षरधाम के पास, तो वहां पर ये लंबी लंबी कतारों में तब्दील हो जाता है। तो दिल्ली में देखिए मुसीबत जो है वो कुछ इस तरह से टूटती है। फिलहाल ये गाड़ियां आपको रेंगती हुई तो नज़र नहीं आ रही होंगी, चलती हुई नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर आप अब अक्षरधाम की तरफ जाएंगे तो फिर आपको यही गाड़ियां जो हैं वो फुल स्टॉप के साथ नज़र आएंगी, ब्रेक के साथ नज़र आएंगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर कुछ इसी तरह से पड़ता है। और तमिलनाडु में लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के बाद त्रिची बांध के कई गेट खोल दिए गए। लोगों से बांध के करीब नहीं जाने की अपील देखिए यहां पर की जा रही है, और ये अपील इस मद्देनजर की जाती है क्योंकि जब भी किसी बांध का गेट खोला जाता है तो पानी का बहाव इतना तेज होता है कि निचले स्तर पर सबसे ज्यादा असर होता है। इसलिए प्रशासन और संबंधित विभाग के जरिए सबसे पहले जो निचले इलाकों में जिंदगियां बसी होती हैं उन्हें